हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। और यहाँ पर 22 फरवरी को ले लेकर आए हैं हिंदी का पूरा पेपर सोल्यूशन। जी हाँ, आप यहाँ पर ये जो आपका हिंदी है ना, ये मैं आपका पूरा सॉल्व कराने वाला हूँ। जी हाँ, आज मैं इसमें इस वीडियो में आपको पूरा सॉल्व करा दूंगा। आपको इसका कोई दूसरा पार्ट नहीं देखने को मिलेगा। अब जितने भी मैं पेपर लेके आ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वाले पेपर है। आप सभी पेपर पढ़िएगा और ये इंपॉर्टेंट पेपर को क्या करिए, आप लोग तैयार करिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा, कमेंट मेंशन कर दीजिएगा। देखिएगा, 100 नंबर क्या रहेगा आपका, हिंदी का पूर्णांक रहेगा 23 नंबर। इसमें से 33 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। लेकिन सर हमें 33 नहीं टारगेट करना है, तो कितना गुरुजी, हमें तो 100 में 100 टारगेट करना है यार। आएगा 100 में 100। आपको केवल एक चीज करना है कि अपने ऊपर एकदम विश्वास रखते हुए मेहनत करना है जम के, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जमकर मेहनत करते हैं ना, उसके बाद देखिएगा बहुत ही प्यारा रिजल्ट आएगा आपके सामने। इसका मैं आपसे क्या करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ यार, वादा करता हूँ कि जो भी रिजल्ट आएगा सबसे बेहतर होने वाला है। ठीक है ना। तो ये 2024 और 22 फरवरी का पेपर है भाई, तैयार करो, इंपॉर्टेंट है। कितने घंटे का सर समय रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास क्या रहेगा, टाइम रहेगा। और फिर 3 घंटे 15 मिनट में आपको सारे के सारे प्रश्नों को क्या करना रहेगा, हल करना रहेगा। इस प्रश्न पत्र में टोटल खंड की बात करें तो 2 खंड रहेंगे। कितने खंड रहेंगे, 2 खंड रहेंगे। और दोनों खंडों के उत्तर देना आपको क्या रहेगा, आवश्यक रहेगा। ऐसा नहीं कि आपको एक खंड करना है छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना। आपको दोनों खंड करना है। खंड क और ख दोनों इंपॉर्टेंट है। 50-50 नंबर में क्या रहेगा, डिवाइड रहेगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहले खंड क की बात करेंगे तो इसमें आपके 50 अंक रहेंगे। कितने, 50 अंक रहेंगे। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है क वाला। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है। तो जो कवि वचन सुधा है, क्या है, कवि वचन सुधा है। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का क्या नाम है, नाम है। ख वाला यहाँ पे श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक कौन है। तो जो श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं वो है रामचंद्र शुक्ल। कौन है, रामचंद्र शुक्ल है। कौन है इसमें से राइट ऑप्शन आप लोग बताइए। सॉरी, इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए। चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि श्रद्धा भक्ति शाखा, जो श्रद्धा भक्ति निबंध है, इसके लेखक कौन है। आप लोग कमेंट करिए कि गुलाब राय है या फिर रामचंद्र कौन है, शुक्ल है। चलिए आप लोग इसका आंसर बताइएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे ग वाला प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पे, रंगभूमि। एक रंगभूमि क्या है, उपन्यास है। रंगभूमि के उपन्यास के लेखक कौन है भैया, प्रेमचंद्र है। रंगभूमि जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है, प्रेमचंद्र है। कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक कौन है, शिव प्रसाद सिंह। कर्मनाशा की हार की कहानी के लेखक कौन है, शिव प्रसाद सिंह है। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे प्रश्न है जो कि राष्ट्र के स्वरूप से है। अब राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है, डॉक्टर वासुदेव सरग्रवाल। तो यहाँ पर है राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव सरग्रवाल का किस निबंध संग्रह से लिया गया है। जो राष्ट्र का स्वरूप है यह क्या है, निबंध है। और इसके लेखक कौन है, वासुदेव सरग्रवाल। लेकिन इन्होंने किस निबंध संग्रह से लिया है, तो पृथ्वी पुत्र से लिया है। कहां से लिया है इसको, पृथ्वी पुत्र से इन्होंने इसको लिया है। नोट कर लीजिए। अगला यहाँ पे दूसरे का प्रश्न है, गिरिजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं। तो भाई साहब जो गिरिजा कुमार माथुर है ना, वो भक्त आधुनिक काल के कवि हैं। किसके हैं, आधुनिक काल के कवि हैं। तो आधुनिक काल के कवि का नाम क्या है, गिरिजा कुमार माथुर है। क्या नाम है, गिरिजा कुमार माथुर है। अगला यहाँ पे ख नंबर वाला प्रश्न है। ख नंबर वाला प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। तो जो प्रगतिवादी काव्यधारा है इसके प्रमुख कवि कौन है, केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल कौन है, प्रगतिवादी काव्यधारा के क्या है, प्रमुख कवियों में से एक है। ग वाला प्रश्न है, लहर काव्य कृति के रचनाकार कौन है, महादेवी वर्मा। जो लहर काव्य कृति है इसके रचनाकार कौन है, महादेवी वर्मा जी हैं। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे गुरु जी क्या हमारे पेपर में आएगा, बिल्कुल यार। आपके 22 फरवरी के ना सेम टू सेम आपके सारे सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए आप इसको घोल कर पी डालो, रट डालो, कुछ भी करो। उर्मिला का जो विरह वर्णन है यह साकेत के किस सर्ग में है, तो यह नवम सर्ग से है। कहां से, नवम सर्ग, यानी कि नवमा सर्ग। जो नवमा सर्ग है वहां में उर्मिला का विरह का वर्णन जो है यह साकेत के किस सर्ग से है, तो नवम सर्ग से है। यहाँ पे प्रश्न दे देगा कि उर्मिला का विरह वर्णन यह किस सर्ग से, कहां से लिया गया, तो आप सीधा बताइएगा कि सर ये हमारा साकेत से लिया गया। कहां से लिया गया, साकेत से लिया गया है। अगला प्रश्न है,
परिवर्तन किस कवि की रचना है? तो परिवर्तन जो है यह सुमित्रानंदन पंत एक कवि है, इसकी रचना है, लेखक नहीं, ये क्या है? कवि है। तो ये सब इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न हैं, इस पर आप लोग विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला आपका 10 नंबर का आपके सामने वो क्या आएगा? आपका गद्यांश आएगा पेपर में 10 नंबर का। एक चीज और, हमने आपके लिए एक बैच तैयार किया है, जुनून बैच, जाइए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे आपको पूरा का पूरा 2023 का सेट पूरा मैंने कंप्लीट करवा दिया है, और 2022 और 21 का जो सेट है आपका जल्द ही मिल जाएगा विद इन 10 डेज में, ठीक है ना? 10 फरवरी तक आपको अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए, आपको 10 नंबर का रहेगा। सबसे पहले देखिएगा, ये बहुत ही सिंपल वाला गद्यांश है। आप अगर गद्यांश कर रहे हैं, सबसे पहले गद्यांश को पढ़िए। क्या करेंगे आप लोग? गद्यांश को पढ़ेंगे। यहाँ पे है क्या? देखिएगा, यहाँ पे है, यह प्रमाण भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इस दृढ़ भक्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इस दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चीर जीवन आश्रित है, और इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का क्या हुआ है? उदय होता है, ठीक है ना? जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने पर अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम और पुत्र के अधः पतन को सूचित करता है। जब ये आपको दिखाई दे गद्यांश, तो सबसे पहले गद्यांश का चैप्टर और लेखक का नाम पहचानने का तरीका देखिएगा। जब भी आपको दिखाई दे, तो यहाँ पे एक शब्द आया भूमि, जन, राष्ट्र, मनुष्य, माता, पुत्र, जब ये सब आपको शब्द दिखाई दे, तो ये कहां से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। और राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है भैया, और कौन है? अरे गुरुजी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, तो प्रश्न देखिए, सबसे पहले प्रश्न क्या बनेगा कि गद्यांश के पाठ और लेखक का क्या लिखना है नाम? तो गद्यांश के पाठ का नाम क्या हो जाएगा भैया? राष्ट्र का स्वरूप हो जाएगा। और लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला प्रश्न यहाँ पे, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सर रेखांकित अंश, अब रेखांकित अंश कहां से कहां तक देखिएगा? यहां से यहां तक है। जो जन पृथ्वी के साथ माता पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का क्या है? अधिकार है। अब कहेंगे गुरुजी इसका हम आंसर कैसे करेंगे? इसका हम आंसर कैसे करेंगे? तो देखिएगा, इसी को आप बढ़ा चढ़ा के लिखिए, हो गया। आपसे अगर कोई बोले कि आज स्कूल में मारपीट हुई, तो आप घर पर जाके बोलेंगे कि आज गुरुजी हमारे स्कूल में ना AK-47 चल गया। हाँ, चीजों को बढ़ा चढ़ा के बोल दे रहे हैं ना, बस वही है कि जो मनुष्य इस धरा को अपनी माता स्वीकार कर उसका सत्कार करे, उन्हें ही उसके संपत्ति अर्थात पृथ्वी के गर्भ में संचित कोष को पाने का अधिकार होता है। वही जन पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का क्या है? अधिकारी है। अगला प्रश्न यहाँ पे, स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम क्या सूचित करता है? अब देखिएगा, इसका आंसर यही है, यहाँ पे इसी में ढूंढेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई माता है, माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य, वह एक निरास्करण धर्म है, ठीक है? और स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को क्या करता है? सूचित करता है। बस एग्जैक्ट वाला आंसर यही होगा, एग्जैक्ट आंसर आपका यही होगा। अर्थात क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे आप डायरेक्ट यही लिख दीजिएगा कि स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम क्या सूचित करता है? तो स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को क्या करता है? सूचित करता है। भूमि और जन का दृढ़ बंधन क्या है? तो यह प्रमाण भाव ही भूमि और जन का क्या है? दृढ़ बंधन होता है। उसके बाद है यहाँ पे दृढ़ भित्ति और निरास्करण, शब्दों का अर्थ बताइए। तो दृढ़ भित्ति का अर्थ होता है मजबूत दीवार। क्या होता है? मजबूत दीवार होता है। और निष्कारण का शब्द का क्या होता है अर्थ? बिना किसी कारण के। क्या होता है? बिना किसी कारण की। निष्कारण शब्द का क्या होता है? अर्थ होता है। ठीक है? अरे गुरुजी एकदम आप एकदम छापने वाले, आप बता रहे हैं प्रश्न, बिल्कुल आपको छापना है यही। अगला अथवा में प्रश्न आएगा, देखिए प्रश्न क्या है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। गद्यांश, गद्यांश यहाँ पे कि अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु वह उस विशाल सामंत सभ्यता के परिष्कृत रुचि का क्या है? रुचि का प्रतीक है। जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त के संस्कार कणों को खाकर बड़ी हुई
थी और लाखों करोड़ों की अपेक्षा में जो समृद्धि हुई थी वे सामंत उखड़ गए और समाज ढह गए और मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। अब ये यहाँ पे क्या है, आपका गद्यांश है। सबसे पहला यही प्रश्न बनेगा कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। भैया अशोक दिखाई दे रहे हैं तो कहां से लिया गया है, अशोक के फूल से लिया गया है। और लेखक गुरुजी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश पाठ का अशोक का फूल, पाठ का नाम क्या है अशोक का फूल, और लेखक कौन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। बस दैट्स इट यार, यही क्या इसका क्वेश्चन का आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है। आप देखिए क्या बोल रहा है कि जो अशोक का वृक्ष है यह किसका प्रतीक है। तो अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है, इसका आंसर इसी में है। यहाँ पे देखिए अशोक का जो वृक्ष है, देखिए यहाँ पे अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है। तो जो अशोक का वृक्ष है यह सामंत सभ्यता की परिष्कृत रूच का क्या है, प्रतीक है। क्या है, किसका, विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रूच का क्या होता है, अशोक का वृक्ष एक प्रतीक होता है। क्या होता है भैया, प्रतीक होता है। तो आंसर में क्या लिख देंगे, आंसर में क्या लिख देंगे गुरुजी, आंसर में डायरेक्ट यही लिखेंगे कि अशोक का वृक्ष सामंत सभ्यता की परिष्कृत रूच का क्या होता है, प्रतीक होता है। लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई है, लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई है। तो लाखों करोड़ों की अपेक्षा से, लाखों करोड़ों की अपेक्षा से संस्कार, संस्कार करोड़ों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ की उपेक्षा से समृद्धि हुई है। क्या हुई है, समृद्धि हुई है। बस ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, लाखों करोड़ों की उपेक्षा से सामंतवाद समृद्ध हुआ है। बस उसके बाद अगला प्रश्न है, कौन उखड़ और ढह गया। तो वे सामंत उखड़ गए और उनका समाज क्या हो गया, ढह गया। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। सर इसको कैसे करेंगे, भैया यहाँ पे जो है ना बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिएगा। वे सामंत उखड़ गए और समाज ढह गए और मदनोत्सव का धूमधाम भी क्या हो गया, मिट गया। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को दिखाई दे रहा नहीं। अब इसी को आपको बढ़ा चढ़ा के आपको लिख देना है। क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि आज उस सामंत सभ्यता की स्थिति यह है कि वे उखड़ गए हैं और उनके समाज का अंत हो गया है और इसके साथ साथ उसके विलासितपूर्ण जीवन की धूमधाम भी क्या हो गई है, मिट गई है। और लेखक के कहने का तात्पर्य है कि सम्राटों और सामंतों ने जिस विलासी और चाटुकार संस्कृति को जन्म दिया था वह मन को लुभाने वाली और व्यक्ति को उन्मत्त करने वाली संस्कृति धीरे धीरे क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। तो ये आपका क्या रहा भैया, गद्यांश रहा। क्या रहा गुरुजी, गद्यांश रहेगा। हमारे 22 फरवरी के पेपर में आएगा, बिल्कुल आएगा। अगला आपका 10 नंबर का क्या रहेगा गुरुजी, पद्यांश रहेगा। गुरुजी पद्यांश है क्या, देखिएगा, इस धरासी जग का क्रम, ये इस धरासी इस धरासा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति, शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत राशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विकास है जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौ का विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमरत्व द्वान। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा ये कहां से लिया गया है। सबसे पहले ये कहां से लिया गया है, यही रहेगा ना। सबसे पहले ये जो आपका क्या है, आपका पद्यांश है, ये कहां से लिया गया आपके मन में रहेगा। तो आप लोग कुछ क्लू ढूंढिए। तो इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो एक नीचे आपको दिखाई दे रहा है नौका विहार। कौन दिखाई दे रहा है, नौका विहार, यहां पे दिखाई दे रहा है। तो ये कहां से लिया गया भैया, नौका विहार से लिया गया है, नौका विहार से लिया गया है। लेखक का नाम गुरुजी क्या है, सुमित्रानंदन पंत। कवि का नाम क्या है, तो कवि है गुरुजी सुमित्रानंदन पंत। कौन है, लिख दे रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत, नंदन पंत जी हैं, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल गुरुजी कोई दिक्कत हमें नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यही यहाँ पे प्रश्न बना है, प्रश्न देखिए भैया क्या बना है, प्रश्न यहाँ पे बना है कि उपयुक्त क्या बना है यहाँ पे, उपयुक्त पद्यांश के कवि और शीर्षक का आपको क्या बताना है,
नाम बताना है। क्या बताना है? नाम बताना है। प्रस्तुत पद्यांश छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित नौका विहार कविता से लिया गया है। जग का क्रम कैसा है? जग का क्रम कैसा है? तो कवि के अनुसार इस जग यानी संसार का क्रम नदी के जल की धारा के समान है। ठीक है ना? उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न क्या पूछ रहा है यहाँ पे? प्रश्न ये पूछ रहा है कि नभ का नीला विकास कैसा है? नभ का नीला विकास कैसा है? तो नभ का नीला विकास शाश्वत है, अर्थात आकाश यह विस्तार शाश्वत सदा रहने वाला है। उद्गम और कर्णधार शब्दों का अर्थ बताइए। उद्गम मतलब क्या होता है? उद्गम मतलब क्या होता है? उद्गम मतलब होता है आविर्भाव। क्या होता है? आविर्भाव होता है या फिर उत्पत्ति करने वाला होता है। और कर्णधार का मतलब होता है नाव को खोने वाला जो मांझी होता है, यानी कि पार लगाने वाला, उसी को क्या बोलते हैं? कर्णधार गुरुजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कर्णधार गुरुजी बोला जाता है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब कि आपको चीजों को बढ़ा चढ़ा करना है, ये तो आप कर लोगे यार, अब आपके अंदर आ ही गया होगा। उसके बाद अथवा में एक मैं दूसरा लेकर आया हूं, आप लोग इसको खुद से करिएगा, मतलब खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीजें आएंगी, तो आप लोग खुद से करिएगा। ठीक है ना? चलिए इसको आप कर लीजिए, यहाँ पर एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसको आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिएगा और इसके कुछ यहाँ पे 5 क्वेश्चन बने हैं, तो इसका आप लोग खुद से करिएगा। अगला आएगा आपका 5 नंबर का। अरे गुरु जी क्या आएगा? लेखक का। भैया लेखक का क्या आएगा? साहित्यिक परिचय आएगा। क्या आएगा? साहित्यिक परिचय आएगा। 5 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का आएगा सर। 5 नंबर का। कौन कौन है? प्रोफेसर सुंदर रेड्डी है, और कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है, वासुदेव सरगरवाल। ये तीनों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। गुरुदेव छापना, एकदम करेजा एकदम हिला देना, एकदम दिमाग एकदम हिल जाना चाहिए एग्जामिनर चाचा का इस बार। गुरुजी लेकर आए क्या? बिल्कुल, बहुत ही अच्छे से मैं लेकर आया हूँ। डाली हेडिंग वासुदेव सरगरवाल। किसका? वासुदेव सरगरवाल। तो डॉक्टर वासुदेव सरगरवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 1904 ईस्वी में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बाल्यकाल लखनऊ में ही बीता। इन्होंने अपनी शिक्षा वहीं प्राप्त की। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू से बीए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा क्या की? उत्तीर्ण की। और इसी विश्वविद्यालय में इन्होंने अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। बाद में डी लिट भी, क्या? डी लिट भी लखनऊ विश्वविद्यालय से किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष एवं क्या रहे? आचार्य भी ये रहे थे। उसके बाद आगे लिखेंगे पाली, संस्कृति, अंग्रेजी आदि भाषाओं को तथा उनके साहित्य का इन्होंने गहन अध्ययन किया। हिंदी साहित्य एवं पुरातत्व के ज्ञाता इस विद्वान ने 1967 ईस्वी में इस नश्वर संसार को क्या किया? छोड़ दिया, बस। उसके बाद गुरुजी इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? तो इनकी जो गुरुजी प्रमुख कृतियां हैं, कुछ निबंध संग्रह है। निबंध संग्रह कौन कौन सी है? भारत की एकता, पृथ्वी पुत्र, कला और संस्कृति, कलवृक्ष, वागंध्यारा। समीक्षा कौन कौन सी है? मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत और कालिदास कृत मेघदूत संजीवनी व्याख्या। शोध ग्रंथ कौन सी है गुरुजी? पाणिकालीन भारत। और इनकी भाषा शैली, तो इनकी भाषा शैली जो थी गुरुजी शुद्ध भाषा शैली, शुद्ध एवं परिष्कृत खड़ी बोली इनकी गुरुजी भाषा शैली थी। उसके बाद किसका आएगा भैया? कवि का आएगा। कवि का आएगा। कवि के कितने नंबर के आएंगे गुरुजी? 5 नंबर के आएंगे। लेखक और कवि दोनों 10 नंबर के आएंगे पेपर में। ठीक है, यहाँ पे 5 नंबर के आएंगे। कौन कौन है? मैथिली शरण गुप्त है, जयशंकर प्रसाद है, और कौन है गुरुदेव? अज्ञे हैं। अरे गुरुजी अज्ञे हैं, छापना है गुरुजी। चलिए भैया छापिए, करेजा छापिए। यहाँ पे किसको छाप रहे हैं? जयशंकर प्रसाद को आज हम लोग छाप रहे हैं। चलिए छापिए। क्या छापेंगे गुरुजी? जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। इनका जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था, और इनके पिता का नाम जो था, इनके बड़े भाई बचपन में क्या हो गए? स्वर्गवास हो गया। इनके मतलब बड़े भाई का मृत्यु हो गई। और जयशंकर प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी में प्रिंस कॉलेज में हुई, किंतु बाद में घर पर ही इनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया, जहां संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी का अध्ययन इन्होंने किया। और 9 वर्ष की उम्र में इन्होंने कलाघर के नाम से वज्रभाषा में एक समया लिखकर
रसमय सिद्ध को इन्होंने दिखाया। इन्होंने वेद, पुराण, इतिहास, पुराण तथा साहित्य शास्त्र का गंभीर भी इन्होंने क्या किया भैया, अध्ययन किया। ठीक है ना। ये नागरिक प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष भी थे और क्षय रोग से 15 नवंबर 1937 ईस्वी में प्रातः काल में 47 वर्ष की आयु में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उसके बाद इनकी प्रमुख सर रचनाएं कौन कौन सी है, सर इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, तो इनकी प्रमुख रचना जो है कामायनी जो कि एक महाकाव्य है, उर्वशी जो कि चंपू काव्य है, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि एक नाटक है, शोको श्वास जो कि कविता है, प्रेमराज सज्जन एक नाटक है, कल्याणी परिणय एक एकांकी है, अजात शत्रु क्या है, एक नाटक है, कामना नाटक है, आंसू एक क्या है, काव्य है, जन्मेजय का नाग्य यह भी एक नाटक है, प्रतिध्वनि कहानी संग्रह है, एक गुट एक क्या है, एकांकी किसकी, जयशंकर प्रसाद की, आकाशदीप क्या है, कहानी संग्रह है। तो ये भैया इंपॉर्टेंट है, रट लो। ठीक है ना। उसके बाद छठा जो प्रश्न आएगा वो इंपॉर्टेंट है। अभी ये है क्या भैया, ये जो आपका आएगा याद है, ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु का सार लिखिए अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर क्या डालिए, प्रकाश डालिए। 5 नंबर का पेपर में आएगा, 5 नंबर का गुरुजी। तो यहाँ पर जो मैंने लिया है आपके लिए बहादुर कहानी का उद्देश्य, मतलब उद्देश्य बताइए क्या था उसका उद्देश्य। तो उद्देश्य यही था जो मैंने यहाँ पे लिखा है, सीधा लिखेंगे कि अमरकांत कृत यानी कि अमरकांत द्वारा लिखी गई कहानी बहादुर का उद्देश्य समाज की विद्रूपता तथा उसके चेहरे चरित्र का सटीकता के साथ उजागर करना है। मतलब जो हमारा समाज है ये कितना घटिया है, कितना अच्छा है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है ना। इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष के अमानवीय रूप से दर्शन कराना तथा उसे सहानुभूति से विजीतित करना है। शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है। मतलब हमारे समाज में क्या ऊंच नीच, जिसके पास ज्यादा धन है वो भैया अपने से नीचे गरीब के लोगों को क्या करता है, परेशान करता है। ठीक है ना। लेखक का मध्यवर्गीय परिवार घर से भाग कर आए लड़के बहादुर का जमकर शोषण किया गया और झूठे दिखावे व शान शौकत के लिए बहादुर को नौकर रखता है और निर्मला का लड़का किशोर उस पर रौब जमाता है और उसे बात बात पर मारता पीटता है। ये क्रियाकलाप मध्यवर्गीय परिवारों की शोषक मानसी को अभिव्यक्त करते हैं तथा बहादुर की टूटी हुई मनोस्थिति को मानवीय तरीके से महसूस कराते हैं। वर्ग संघर्ष की परिपाटी किस कारण एक छोटे बच्चे के मनोविज्ञान को प्रभावित करती है और मध्यवर्गीय परिवार का सत्कर्मों के आवरण को के पीछे दुष्कर्मों और शोषण की निष्कृष्ट श्रृंखला को छिपाए रखते हैं, यही प्रकट करना इस कथा क्या है, प्रमुख उद्देश्य है। उसके बाद आपके पेपर में आएगा क्या भैया, स्वपठित खंड काव्य आएगा। क्या आएगा, स्वपठित खंड काव्य आएगा जो कि आपके जिले के अनुसार रहेगा और ये आपका 5 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का है, 5 नंबर का। अधिकतम शब्द सीमा आपके 80 शब्द रहेंगे। कितना आपके 80 शब्द रहेंगे। तो जैसे मुक्ति यज्ञ है, सत्य की जीत है, रश्मि रथी है, आलोक वृत्त है, श्रवण कुमार है, त्यागपति इत्यादि आएंगे। और मैंने आज इसमें लिया है रश्मि रथी खंड काव्य का कथा वस्तु संक्षेप में मैंने लिया है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग सीधा इसमें लिखेंगे, इसमें सीधा लिखेंगे हम लोग कि रश्मि रथी का अर्थ वह व्यक्ति जिसका रथ रश्मि अर्थात सूर्य की किरणों से बना होता है। इस काव्य में रश्मि रथी शब्द कर्ण के लिए प्रयोग किया है क्योंकि उसका चरित्र सूर्य के समान क्या है, प्रकाशमान है। कर्ण का जन्म कुमारी कुंती के गर्भ से हुआ था। मतलब कुंती जो कुमारी थी और वो प्रेग्नेंट हो गई थी भैया। ठीक है ना। और लोक लाज के भय से कुंती ने कर्ण को नदी में क्या कर दिया था, प्रवाहित कर दिया और वह मंजूषा पर बहते हुए अधिरथ नामक सूत को मिली और उन्होंने उसका लालन पोषण भी उन्होंने क्या किया था, कर्ण था वो परशुराम से असत्य बोलकर शिक्षा प्राप्त किया और अपने असत्य के श्राप का भी क्या बनता है, भागी बनता है। उसके बाद कौरवों द्वारा क्या है, यहाँ पे कौरवों द्वारा पांडवों के अत्याचार के परिणाम से जब युद्ध निश्चित होता है तो कृषभ कर्ण को समझाते हुए जो कृष्ण है वो कर्ण को, कृष्ण जो है वो कर्ण को समझाते हैं लेकिन वह मानता नहीं और वो क्या करता है, पांडवों से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर लास्ट में कर्ण मारा जाता है। कर्ण एक महादानी भी है, वह अपने कवच व कुंडलन भी इंद्र को क्या कर देता है, दान दे देता है। माता कुंती भी कर्ण से युद्ध में भाग न लेने का वचन मांगती है लेकिन कर्ण अपने धर्मों से विवश है
वह उसके 4 पुत्रों अर्जुन को छोड़कर का वध न करने का वचन देता है कि मतलब मैं अर्जुन को तो जरूर मारूंगा और बाकी किसी को नहीं मारूंगा, ठीक है ना। इस प्रकार कर्ण अपने अस्तित्व व समाज में व्याप्त असामाजिक लोकचारों से लगातार द्वंद्व करता है और जिसका चित्रण काव्य का एक विषय वस्तु है। बस उसके बाद जो खंड ख आएगा इसमें संस्कृत का गद्यांश पद्यांश रहेगा। तो संस्कृत का गद्यांश पद्यांश आप खुद से करिएगा, लेकिन इसका मैं सोल्यूशन यहाँ पे दे दिया हूं, एक बार आप लोग खुद से कर लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। महत्वपूर्ण वाला गद्यांश ही आपका गद्यांश है और इसका संदर्भ और अनुवाद है, मैं करवा देता हूँ। देखिएगा संस्कृत है, थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा तो आप लोग कहेंगे ना अरे गुरुजी गलत पढ़ा रहे हैं। अब संस्कृत भैया उतने अच्छे से नहीं आती तो ठीक है ना, आप लोग पढ़ के कर लो भैया, आप लोग तो महान ज्ञाता हो, पंडित हो, इसमें कर लो, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट कर लो, इसका संदर्भ ये अनुवाद कर लिए, इंपॉर्टेंट टिक लगा लेना। उसके बाद ये पद्यांश है, एक ये पद्यांश है, इसका संदर्भ और ये क्या है अनुवाद है, प्रथमा में किया ये वाला है, ये है आपका पद्यांश, ये संदर्भ है और ये क्या है अनुवाद है। उसके बाद आपके पेपर में आएगा वो क्या आएगा, मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे और लोकोक्तियां कितने नंबर का है भैया, 2 नंबर के आएगा। हाथ पीले करना, 9 2 11 होना, हाथ कंगन को आरसी क्या, अपना उल्लू सीधा करना इत्यादि आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, पीले करना, 9 2 11 होना, हाथ कंगन को आरसी का और अपना उल्लू सीधा करना। सबसे पहला यहाँ पे है क्या है यहाँ पे, और सबसे पहला यहाँ पे आपका हाथ पीले करना। हाथ पीले करना मतलब क्या है आपका, शादी करना। क्या है आपका, शादी करना। वाक्य प्रयोग ऋचा की मां ने उसके हाथ पीले कर दिए, ठीक है ना। यार माफी चाहेंगे थोड़ा सा, क्योंकि मैं भी यहाँ पे आया हूँ ऑफलाइन कोचिंग में। अपना देखो दो दो जगह स्टूडियो सेटअप है, आपको पता होगा, एक जगह जहाँ मैं सिटी में रहता हूँ, एक अपना जहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग चलता है। तो यहाँ पे आया हूँ, घर पे जब आता हूँ तो यहीं पे मैं बना लेता हूँ, क्योंकि लाइब्रेरी भी बनवा रहे हैं तो दिन टाइम नहीं मिलता वहां पे पहुंचने का, तो दिन यहीं से मैं वीडियो शूट कर लेता हूँ। तो दिन तो थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है ना। भाई साहब कॉल कर रहे थे तो एक लोग लेके आए थे कि फोन भैया बात कर लो, लेकिन हम क्या क्लास भाई पढ़ा रहे हैं, अब हम कैसे छोड़ के आए। तो दिन मैं गया नहीं, उसी उनका अगर उनका आवाज आया हो और थोड़ा सा नॉइस आए तो इसके लिए माफी चाहते हैं, ठीक है ना। अगला यहाँ पे 9 2 11 होना, अर्थात डर कर भाग जाना। पुलिस को देखते ही बदमाश 9 2 क्या हो गया, 11 हो गया। हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, अर्थात आप सीधा लिखेंगे, बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना, यानी कबीरदास की जो कबीरदास की आ, ये थोड़ा सा है, मतलब कुल मिला के मोहन जो है वो क्या है, बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको कितना भी आप अंग्रेजी पढ़ाओगे उसको समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है ना। अपना उल्लू सीधा करना, अर्थात अपना स्वार्थ सिद्ध करना। वाक्य प्रयोग, सुदामा ने गुरु माँ के दिए चने कृष्ण को न देकर खुद चबाकर अपना उल्लू क्या कर लिया, सीधा करना कर लिया, यानी कि अपने स्वार्थ को सिद्ध उन्होंने किया। उसके बाद इस बार पेपर में जो 10वां यहाँ पे टॉपिक है, अपठित गद्यांश जुड़ेगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, और ये मैं आपको लास्ट में 22 फरवरी से आपका पेपर है, तो दिन में 20 और 21 फरवरी को करवा दूंगा, दोनों खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। अगला यहाँ पे आपका है, शब्दों का सही अर्थ चुनकर लिखना है, अविराम अविराम, बिना रोक के, और क्या हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। अन्न और अन्य, अन्न मतलब क्या होता है, अनाज होता है, अन्य मतलब क्या होता है, कोई दूसरा होता है, क्या होता है, कोई दूसरा होता है। उसके बाद लिखिए शब्दों में से एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, काल जड़ चपला। काल जड़ और चपला, तो काल मतलब क्या होता है, समय होता है, मृत्यु होता है, जड़ मतलब मूल और मूर्ख होता है, चपला मतलब लक्ष्मी, और क्या होता है, विद्युत होता है, क्या होता है, विद्युत होता है। उसके लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए, जो वंदना करने योग्य वंदनीय, जो जीता ना जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, अजेय कहते हैं। फिर यहाँ पे 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। मैं सकुल पूर्वक हूँ, मैं पानी पी लिया, वह लड़के कहाँ जा रहे हैं, कृपया अवकाश देने की कृपा करें। तो मैं सकुल, ये जो स है ना इसको श लिखेंगे, ये हटा देंगे, ये सकुल नहीं गा, इसको लिखेंगे मैं कुशल पूर्वक हूँ। मैं पानी पी लिया हूं तो लिखेंगे मैंने पानी पी लिया है। वह लड़के कहाँ जा रहे हैं, तो वे लड़के कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद कृपया अवकाश देने की कृपा करें, अवकाश देने की कृपा करें। उसके बाद आपका बरहमा आएगा यहाँ पे भैया, इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, वीर रस अथवा शांत रस का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए, 2 नंबर का है। सबसे पहले वीर रस का आप लोग लक्षण लिखेंगे, या परिभाषा, जब युद्ध या किसी दुष्कर कार्य को करने के लिए मन में उत्साह नामक अस्थायी भाव परिष्कृत अवस्था में प्रकट होता है, तो वहां पे वीर रस की क्या होती है, निष्पत्ति होती है। वीर रस की क्या होती है, निष्पत्ति होती है। उदाहरण, मंगल सगुन हो सब काहू, हर कहीं सुखद विलोचन बाहू, भरत ही साहस समाज उछाहू, मिलहि राम मिटहि दुख दाहू।
उसके बाद ख वाला यहाँ पे श्लेष अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा लिखते हुए एक का उदाहरण दीजिए 2 नंबर का यहाँ पे। सबसे पहले श्लेष अलंकार होता क्या, श्लेष अलंकार भैया होता क्या है, तो सीधा लिखेंगे जब काव्य में कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो और उसके एक से अधिक अर्थ हो तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि तुम कौन था पाठ पढ़े, हाँ कहा मन लेहु पै देहु छटांक नहीं। उसके बाद आपके आएगा पेपर में चौपाई छंद अथवा दोहा छंद का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए 2 नंबर का है। तो यहाँ पे मैं परिभाषा दे रहा हूं, आप लोग उदाहरण याद कर लीजिए क्योंकि उसमें लघु और गुरु का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चौपाई छंद का परिभाषा क्या हो जाएगा, यह एक सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रथम और द्वितीय चरणों में तुक समान होते हैं और चरण के अंत में जगड़ यानी कि लघु गुरु लघु तथा तगड़ लघु गुरु गुरु नहीं होते। उसके बाद 13 नंबर आएगा विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए या फिर अपने गांव अथवा संबंधित शहर की बिजली समस्या है तो उचित अधिकारी को पत्र लिखिए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं प्रबंधक को प्रवक्ता के लिए नियुक्ति हेतु पत्र। तो क्या लिखेंगे, सेवा में जीजीआईसी प्रबंधक प्रयागराज उत्तर प्रदेश, विषय विद्यालय में नियुक्ति हेतु किसके लिए भैया, प्रवक्ता के लिए। फिर यहाँ पे सीधा आप लिखेंगे कि महोदय सेवा में सभी निवेदन की मैं बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएड पता नहीं जो भी जो सब किया हूं और उसके बाद लास्ट में भर देना। हाँ फिर यहाँ पे धन्यवाद दिनांक और यहाँ पे आपको भवदी डाल देना, काम खत्म हुआ। उसके बाद आपका पेपर में आएगा निबंध आएगा, किन नंबर का आएगा, 9 नंबर का निबंध आएगा। निबंध देखिए इंपॉर्टेंट वाले निबंध है, साहित्य और समाज का अंतः संबंध, महंगाई की समस्या कारण और निवारण, कृषक जीवन की त्रासदी और जलवायु परिवर्तन का मौसम पर प्रभाव और भारतीय लोकतंत्र। तो यहाँ पर मैंने किसका लिया है निबंध भैया, महंगाई का कारण और निवारण। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे प्रस्तावना, क्या लिखेंगे, प्रस्तावना। प्रस्तावना डालकर उसमें लिखेंगे कि महंगाई जो आम भाषा में बढ़ती हुई लागतें कही जाती है एक आर्थिक समस्या है जो अक्सर एक समाज में चरम पर पहुंच जाती है और इस समस्या के कई कारण हो सकते हैं जिसमें विभिन्न अर्थशास्त्री, सामाजिक और राजनीतिक परिपेक्ष होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले महंगाई के क्या क्या कारण है, तो सबसे पहला जो महंगाई का कारण है वो है आपका क्या, मुद्रास्फीति है, अर्थात मुद्रास्फीति का असमान और अनियमित होना महंगाई का प्रमुख कारण हो सकता है। जब किसी देश की मुद्रा मूल्य कम होती है तो वस्तुओं और सेवाओं की मूल्य में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। जैसे कि डॉलर, अभी देखेंगे एक डॉलर में 85 रुपए 83 रुपए, तो महंगाई बढ़ेगी। डॉलर का रेट कम रहेगा, घटेगा, तो जाहिर सी बात है आपकी महंगाई क्या हो जाएगी, घटेगी। उसके बाद आपूर्ति और मांग का असंतुलन, आपूर्ति और मांग के असंतुलन भी महंगाई बढ़ा सकती है। अगर किसी विशिष्ट वस्तु या सेवा की मांग बढ़ती है तो उसकी आपूर्ति कम होती है तो उसका क्या हो जाता है, मूल्य भी बढ़ जाता है। उसके बाद ऊर्जा के मूल्य में वृद्धि, अर्थात ऊर्जा स्रोतों के मूल्य में वृद्धि भी महंगाई का कारण बन सकती है क्योंकि यह विभिन्न उद्योगों और व्यक्तियों के सीधा पर्याप्त रूप से क्या करती है, प्रभावित करती है। महंगाई क्या क्या निवारण हो सकते हैं, सबसे पहले मुद्रा नियंत्रण, यानी जो सरकार है यह मुद्रा को नियंत्रित करके महंगाई को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीतियों को स्थापित कर सकती है और ऊर्जा की पर्याप्तता, स्वतंत्र ऊर्जा स्रोतों का विकास और प्रचार महंगाई को कम करने में मदद करती है। आपूर्ति और मांग का संतुलन, सरकारें आपूर्ति और मांग के संतुलन को बनाए रखने के लिए उपयुक्त नीतियां भी अपना सकती हैं। उसके बाद उपसंहार, अर्थात महंगाई के समाधान में सफलता प्राप्त करने के लिए समझदारी से तैयार की गई नीतियों की आवश्यकता होती है जो सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को समझकर उचित दिशा में क्या करती है, उचित दिशा में कदम बढ़ाती है। तो ये आपका 22 फरवरी का हिंदी का आने वाला पेपर भैया तैयार कर लीजिए। इसमें मैंने A to Z पेपर के प्रश्नों को कवर किया, ऐसा कोई है नहीं कि जो कि मैं छोड़ा हूं, सारे मैंने प्रश्नों को कराया है ना। और इसमें अगर कोई टॉपिक ऐसा हो जो कि छूटा है, अगर आपको लग रहा है नहीं सर ये टॉपिक मेरा छूटा रह गया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको जो भी छूटा रहेगा मैं समझा दूंगा। हाँ एक चीज है कि अपठित आपका गद्यांश छूटा है वो मैं आने वाली वीडियोस में कवर कर दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। और ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।